नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 7 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपॉलॉजी है मेरी तरफ से। वो वजह ये रही कि मैंने कुछ दिनों पहले या शायद एक महीना पहले कमेंट किया था कि अब नेक्स्ट जो मैं सब्सक्रिप्शन लूँगा वो दिल्ली एडिशन का लूँगा। बट फिर मैंने थोड़ा और एनालाइज़ किया तो पता पड़ा कि मेरे लिए जयपुर एडिशन ही ठीक रहेगा। वजह क्योंकि आपको पता है कि गार्गी क्लासेस पर राजस्थान की एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करने वाले बच्चे भी बहुत से हैं, तो ऐसे में उनके लिए राजस्थान की न्यूज़ ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है। पर अगर नेशनल या इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो सारी न्यूज़ आप जानते हो कि मोर और लेस सारी की सारी वो की वही आती है। हाँ, जगह बदल जाती है, हेडिंग्स बदल जाती हैं, वो भले ही चेंज हो, बाकी न्यूज़ आपको एज इट इज़ मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे में थोड़ा सा इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर ये जयपुर एडिशन को ही सब्सक्राइब करना थोड़ा सा बेहतर समझा। बस आपकी कॉपरेशन की ज़रूरत है। बाकी एडिटोरियल और जो हम न्यूज़ एक्सप्लेन पेज वो सारा जो डिस्कस करते हैं आपको लगभग सेम ही मिलता होगा। मुझे नहीं लगता ज़्यादा कोई चेंजेस हैं, तो ऐसे में बस आप समझते रहिए, कंटिन्यू बने रहिए। बाकी मेरी सिचुएशन है वो भी आप समझिए कि आपके साथ में कुछ और कलीग्स हैं जो दूसरी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मेरा बेस भी आप थोड़े समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सा सॉरी कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे आपको कैसे भी करके कि आप लोग बने रहिए। बस समझाने में कोई कमी नहीं आएगी, पढ़ाने में कोई कमी नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करेंगे। देखो, फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ये वाला, अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जीएसटी को लेकर के पूरा मुद्दा है, जानेंगे क्या कहना चाह रहे हैं राइटर्स यहाँ पे। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे, सीज द मॉनसून। मॉनसून बहुत बढ़िया चल रहा है लगातार, पिछले 3 सालों से तीसरी साल लगातार अच्छा रहने का स्कोप है। तो एडिटर अपनी तरफ से सजेशन दे रहा है। वैसे तो इससे रिलेटेड हमने एक एक्सप्लेन्ड पेज भी पूरी डिटेल डिस्कस की थी जिसमें ये बताया था कि क्या फिर से एग्रीकल्चर ही एक सेवियर का काम करेगा। जैसे 2020-21 में हमारी इकोनॉमी 7.3% से डिक्लाइन कर गई थी, तो उसके बावजूद केवल और केवल एक पॉजिटिव टेरिटरी में कोई सेक्टर अगर ग्रो कर गया था तो वो था केवल एग्रीकल्चर सेक्टर। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को एक और एक्सटेंशन मिलेगा, जानेंगे। इसके अलावा आइडिया पेज से एक आर्टिकल तो डिस्कस करेंगे, अ 7-year रिपोर्ट कार्ड। इस आर्टिकल में वैसे तो देखो पॉलिटिकल इशू पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन है, बट हमारे लिए एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव समझने को मिलेगा कि 2011 तक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही थी और 2020-21 तक इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। दोनों चीज़ें, अब यहाँ पर तो एनडीए और यूपीए को कंपेयर किया जा रहा है, पर हम जो देखेंगे वो इकोनॉमी, हमारी जो एक तरीके से कंट्री की जो परफॉर्मेंस है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें 2-3 पॉइंट इतने अच्छे हैं कि जो हमें वाकई में काम आ सकते हैं कि कैसे कोविड-19 के बाद में आज की जो परिस्थितियां बन रही है, बात तो क्या अभी मानो आप तो, कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को। अच्छा आर्टिकल है, जानेंगे। ठीक है, देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। तो फर्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस कर रहे हैं, अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आर्टिकल को लिखा है पीटी राजन और प्रवीण चक्रवर्ती के द्वारा। देखो, प्रवीण चक्रवर्ती तो इकोनॉमिस्ट हैं और कांग्रेस के लीडर हैं, और राजन जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु हैं। देखो, मुद्दा ये है कि अभी हमारा देश एक तरफ तो कहीं ना कहीं कोविड-19 की सेकेंड वेव से इतने बुरे तरीके से झकझोर दिया गया है, और दूसरी तरफ अभी भी हमारे यहाँ पर जीएसटी काउंसिल में क्या बात हो रही है कि कोविड-19 रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे हमें टैक्स कितना लगाना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जबकि ज़्यादातर देशों में जो भी कोविड-19 रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर टैक्सेशन बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। इवन वो देश जो हैं, ज़्यादातर देश जो हैं, वो कहीं ना कहीं रिकवरी की तरफ जा रही है उनकी इकोनॉमी, और हमारे यहाँ पर कितना एक रेट्रोग्रेडिव या रिग्रेसिव मैनर में डिस्कशन हो रहा है, वो ये कि कहीं ना कहीं अभी तक भी हम यही फाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि जीएसटी टैक्स कितना लगाना चाहिए इन लाइफ सेविंग किट्स पे या फिर लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, ये सारी चीज़ें। तो इसी चीज़ को लेकर के कहीं ना कहीं राइटर जो है वो कह रहे हैं कि ये एक डिस्टॉर्टेड डिज़ाइन का एग्जाम्पल है कि अभी भी आप प्रॉपर मैनर में, एक फाइन मैनर में बैलेंस बनाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए हो। जीएसटी काउंसिल, आर्टिकल 279A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको जीएसटी एक्ट के तहत फिर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाया गया था, उसके तहत ऐड किया गया था। अब आप देखोगे इसमें लगभग 31 स्टेट, मतलब यूटी और स्टेट टोटल मिलाओगे तो 31 स्टेट्स का वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन आता है। और जो टैक्स कलेक्शन होता है
जीएसटी का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो ओवरऑल अक्यूमुलेशन किसके पास में जाता है जीएसटी का? यूनियन गवर्नमेंट के पास में, और फिर उसका एक हिस्सा, ठीक है, वो ट्रांसफर कर दिया जाता है हर एक स्टेट को एक फॉर्मूला के बेसिस में, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स कलेक्शन का और टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट। अब बात आ जाती है कि ज़्यादातर कंट्रीज में क्या ऐसा ही होता है? जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, पर एक इम्बैलेंस देखने को मिलता है हमेशा। क्या? कि कुछ स्टेट्स, जैसे कि हमारे यहाँ पर देखें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, ये 4 ऐसे स्टेट्स हैं जो कि टोटल जीएसटी कलेक्शन में अराउंड 45% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अब देखो, जितना जीएसटी कलेक्शन होता है ना, 100 रुपये अगर जीएसटी कलेक्शन केंद्र सरकार कर रही है, यूनियन गवर्नमेंट कर रही है, तो उसमें से 45 रुपीज़ तो केवल इन 4 स्टेट से आ रहे हैं, और बचे हुए जो 27 यूटीज और स्टेट्स जो बच गए हैं, उनसे आपके पास में कलेक्शन आता है केवल 55 रुपीज़। तो ऐसे में एक तो कलेक्शन का इम्बैलेंस देखो। फिर बात आती है डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा आप फोकस करते हो कि जो लीस्ट डेवलप्ड स्टेट्स हैं, बैकवर्ड स्टेट्स हैं, उनको आप ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करते हो एज कंपेयर टू दीज ऑल स्टेट्स जो ज़्यादा आपको कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कहने का मतलब कमाई तो करके दे रहे हैं ये 4 स्टेट्स बोले ज़्यादा, और जबकि इनका अगर मुनाफे की बात करें, इनके जो हिस्सेदारी की बात करें, उसमें आप देखोगे तो इनके साथ में ज़्यादती होती रहती है। और ये चीज़ कोई इंडिया में ही नहीं है, ये ज़्यादातर फेडरल कंट्रीज़ में आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर कुछ लार्ज और जो अमीर या फिर रिच प्रोविंसेस हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं ज़्यादा। अब इसमें इसका एग्जांपल आप देखो यूएसए का। यूएसए में 6 स्टेट्स ऐसे हैं, टोटल 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, उनमें 6 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, बड़े रिच स्टेट्स हैं, जो कि फेडरल टैक्स रेवेन्यू में अराउंड आप देखोगे कि बहुत हद तक 50% से ज़्यादा, मतलब बहुत हद तक 50 क्या, बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू में, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन में उन 6 स्टेट से ही आता है। और रिमेनिंग 44 स्टेट्स का जितना होता है ना, उसके इक्वल, दैट मीन्स ये 6 स्टेट से 50% आता है, रिमेनिंग 44 स्टेट से इक्वल आता है। तो ऐसे में आप देखोगे कि कितना ज़्यादा इनइक्वालिटी, कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर अच्छी हो रही है, अगर राज्य सरकारें कुछ अकोमोडेटिव पॉलिसीज़ लेकर के आ रही हैं जिसके चलते वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अच्छी परफॉर्म हो रही है, तो बोला उनसे आपको टैक्स कलेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। जबकि दूसरे जो स्टेट्स हैं, जैसे इंडिया की बात कर लो आप, अमेरिका छोड़ो, कि यहाँ पर 4 स्टेट्स हैं, ये इकोनॉमिकली एडवांस स्टेट्स हैं, ठीक है, और चारों के चारों कोस्टल स्टेट हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। सारों की देखो कोस्टल रीजन में इनकी बाउंड्री लगती है। पर आप देखो कि 45 रुपीज़ अगर इनके द्वारा कमाए जा रहे हैं तो इनकी हिस्सेदारी भी तो उसी तरीके से होनी चाहिए ना। बट होता क्या है वो हमें भी पता है, जो यहाँ पे आगे बताई हुई है। देखो, हर एक स्टेट इंडिया में 2 मेजर कंपोनेंट्स के बेसिस पे आप देखोगे कि रेवेन्यू का कलेक्शन होता है। एक तो स्टेट अपने खुद के लेवल पे रेवेन्यू कलेक्ट करे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल, और एक आपका जो पेट्रोल डीजल ये जो यूज़ होता है, तेल जो, ठीक है, फ्यूल। एक तो इन पे बेसिस पे वो टैक्स लगाते हैं, चाहे वो वैट लगाएं या फिर सेल्स टैक्स लगाएं, जो भी लगाना है उनको स्टेट्स अपने हिसाब से लगाते हैं। अभी जीएसटी के एम्बिट में नहीं आती हैं ये चीज़ें जो मैंने 3 बोली, इलेक्ट्रिसिटी, अल्कोहल और ये जो फ्यूल है, ठीक है। इसके अलावा यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसफ़र दी जाती है, वो ट्रांसफ़र 2 तरीके से हो सकती है। यूनियन गवर्नमेंट जो स्टेट्स को भेजती है, एक तो होता है टैक्स का डिवीज़न, कि हाँ भाई एक स्टेट का कितना हिस्सा है वो भेजी जाए, और एक यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो ग्रांट दी जाती है, जो एक तरीके से अनुदान दिए जाते हैं, एक सपोर्ट दिया जाता है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो ऐसे में आप देखोगे कि जो 4 स्टेट 45% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टोटल टैक्स कलेक्शन में, उन 4 स्टेट्स को लगभग उनकी टोटल रेवेन्यू का केवल 30% हेल्प ही मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। आप देखो, टोटल ओवरऑल रेवेन्यू का केवल 30% ही उनको वहाँ से मिलता है, जबकि रिमेनिंग 27 स्टेट्स को 60% या उससे ज़्यादा हेल्प मिलती है। मतलब ये मान के चलो कि जीएसटी या फिर जो टैक्स कलेक्शन हुआ है टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में 100 रुपये गए, ठीक है, उन 100 रुपये में से इन स्टेट्स को जब डिवीज़न दिया जाता है इनका हिस्सा, तो स्टेट्स के पास में मान लो वापस आते हैं 10-10 रुपये, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो, ठीक है। तो ये 4 स्टेट्स है ना, इन 4 स्टेट्स के पास में जब रेवेन्यू होती है 10 रुपये की, तो उन 10 रुपये में से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रीब्यूशन आता है केवल 30%, मतलब केवल 3 रुपये आते हैं इन 4 स्टेट्स के पास में। बोलो बाकी बचे हुए जितने स्टेट्स हैं ना 27, उनके पास में 60% या उससे ज़्यादा, मतलब उनके 10 रुपये में से
₹6 तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ जाते हैं, चाहे वो टैक्स का डेवोल्यूशन है चाहे ग्रांट्स के पोजीशन में हो। तो बोले ये देखो कितना ज़्यादा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है कि कंट्रीब्यूशन तो कितना ज़्यादा है जबकि हिस्सेदारी कितनी कम। इधर कंट्रीब्यूशन चाहे कितना भी हो पर हिस्सेदारी इनकी जस्ट डबल। तो बोले ये चीज़ कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस बनाती है और एक रूटीन बन चुका है। और साथ में ये भी कर रहे हैं राइटर्स कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जहाँ आप देखो कि बहुत छोटे स्टेट्स हैं वहाँ से यूनियन गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र नेग्लिजिबल, उल्टा आप देखो कि नेट ट्रांसफ़र ही जाता है वहाँ पर। और उनकी जितनी इनकम है ना, उनकी जो रेवेन्यू कलेक्शन है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, बोलो उसकी 80 to 90% तो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही भेजे जाते हैं पैसे। तो बोले ये इम्बैलेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किलों का कारण बनता है। इसीलिए क्या बोल दिया, अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म। आगे और बात आएंगी बहुत, और क्यों बोला इस चीज़ के लिए। देखो आप इफेक्ट की अगर बात करो सॉरी, जो लीस्ट डिपेंडेंट कंट्री स्टेट्स हैं, मतलब एक तरीके से लीस्ट डिपेंडेंट स्टेट्स की बात करो जो ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्स कलेक्शन में, तो बोलो उनको अगर आप पूछो कि भाई आप लोग टैक्स में भागीदारी तो आपकी कम है, कंट्रीब्यूट आप ज़्यादा करते हो, दैट मीन्स कि आप हिस्से टैक्स कलेक्शन की जब बात आती है, जब तो आपके यहाँ से टैक्स कलेक्शन अच्छा होता है, पर जब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र भेजे जाते हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कम है। पर एक चीज़ ध्यान रखें आप, यहाँ पे मैं थोड़ी प्रिकॉशन बताऊँगा। ये चारों स्टेट्स की GSDP है ना, उन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अगर कंपेयर करोगे तो उसके कई गुना है। ये थोड़ा सा हमें बीइंग फ्यूचर ब्यूरोक्रेट हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो स्टेट्स है चार, इनकी GSDP कितनी है। ठीक है, ये बहुत बड़े स्टेट्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एकदम टाइनी स्टेट्स है जहाँ पर पॉपुलेशन शायद इनकी सिटीज़ से भी कम है, मुंबई से भी कम पॉपुलेशन मिल जाएगी आपको उधर नागालैंड की, इनकी मणिपुर वाले रीजन की। तो ऐसे में हम कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, पर वही चीज़ है, राइटर का जो कहना है उसको भी हमें कंसिडर करने की ज़रूरत है। तो बात ये आ जाती है कि जो स्टेट्स अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रांसफ़र दिए जाते हैं उन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हैं, तो उन लोगों से अगर पूछो कि भाई कोविड-19 के किट्स पे आप वो टैक्स लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, तो यही कहेंगे ना कि भाई हमारे जनता के ऊपर क्यों टैक्स लगा रहे हो। जबकि दूसरे स्टेट्स वाले जो बचे हुए हैं, लगभग आप बताओगे यहाँ पे अराउंड 19 स्टेट्स हैं जो ये कहते हैं कि हाँ टैक्सेशन होना चाहिए। बट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, बोल इनके द्वारा, राइटर के द्वारा ये कहना है कि इंडिया में अगर टैक्सेशन सिस्टम को हम समझे ना, तो पिछले कुछ सालों से हमें कुछ ना कुछ एक एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, एक तो नेट ट्रांसफ़र को लेकर के कि नेट ट्रांसफ़र में जो पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को, चाहे वो ग्रांट्स के तौर पे हो या फिर आप बात करो टैक्स के तौर पे, टैक्स का जो डेवोल्यूशन होता है उसके तौर पे, तो इसमें बोलो दो यूनिक प्रॉब्लम हमें इंडिया में देखने को मिलती है। एक तो क्या, लॉन्गर स्टैंडिंग, कि कितने सालों से आप सपोर्ट दिए जा रहे हो और वो सपोर्ट अभी तक दिए ही जा रहे हो, रुक रहा नहीं है वो। दूसरी चीज़ कि पिछले 7 सालों में जो डेवलपमेंट हुए हैं वो, मतलब सरकार का इवैल्यूएशन होगा यहाँ पर, अभी जो करंट रिजीम चल रहा है उसका। तो अगर लॉन्गर स्टैंडिंग की बात की जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो नेट ट्रांसफ़र है वो लगातार वन साइडेड ही बना हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट्स को ही दिया जाता है। और ये पिछले 25 सालों से ये ट्रेंड चलता आ रहा है। जब से आप ये मान के चलो 25 साल का मतलब हो गया आप 1995 की, मतलब LPG पॉलिसी आई उसके बाद की बात है ये। तो ऐसे में फेडरल यूनियन के साथ में, हर एक फेडरल यूनियन के साथ में नेट ट्रांसफ़र की अगर बात करो तो वो यही रहता है कि डिफरेंसेस को रिड्यूस किया जाए। मतलब जैसे ये 4 स्टेट्स की हमने बात की, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और एक और कोई सा बच गया वो आप याद कर लो। ठीक है, देख लेते हैं इधर, क्या मैं रट नहीं पाता हूँ चीज़ों को, मेरे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये देखो ये 4 स्टेट्स आपके सामने है, गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका। बोले इन स्टेट्स की इनकम चलो ठीक है हम मानते हैं, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की या फिर जो पुअर स्टेट्स हैं या वीकर स्टेट्स हैं उनके साथ में थोड़ी सी बोले प्रॉब्लम है। पर आप पिछले 25 सालों से उनको आप सपोर्ट दे रहे हो, उसके बावजूद अगर वो खड़े नहीं हो रहे हैं तो ये चीज़ तो लॉन्गर स्टैंडिंग हो गई ना, वो लगातार आपसे पैसे मांग रहे हैं। तो ऐसे में जो नेट ट्रांसफ़र का जो टारगेट था कि इन स्टेट्स को और ज़्यादा इक्वल बनाया जाए, इनको बूस्ट दिया जाए, तो वो चीज़ तो कहीं ना कहीं मुश्किलों में बदल जाएगी। अब तो वो इसका जस्ट ऑपोजिट होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक तरफ तो आप 5 भाइयों को बराबर करने की बात कर रहे हो जिनमें एक स्ट्रॉन्ग, 2 स्ट्रॉन्ग है, 3 कमज़ोर है, और दूसरी तरफ आप देखो इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। रिजल्ट ये निकल रहा है कि वो डिपेंडेंट ही इन पे हो गए कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ जाएगा ना, हमें क्या टेंशन है इस चीज़ की। तो वो फिर एक होता है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। वही चीज़ है
कि आपको आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको सैलरी में इंक्रीमेंट ना मिले, आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अगर आपको मार्क्स ना मिले, तो क्या आप अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करोगे? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई होने की बात की जा रही है। फिर बात आ जाती है, ये तो हो गया लॉन्गर स्टैंडिंग की बात, अब बात आ जाती है पिछले 7 सालों की। तो बोले उसमें ये जो प्रॉब्लम है ये और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिसमें 2 एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 तो ये कि जो रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की जा रही थी कि जो कंपोजिशन ऑफ द टैक्सेशन, की हाँ टैक्स किस तरीके से लगाना चाहिए, तो उसमें आप एक प्रोग्रेसिव चैनल की तरफ जहां बढ़ रहे थे, जिसमें एक डायरेक्ट टैक्सेशन टुवर्ड्स, मतलब डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ आप बढ़ रहे थे, जिसमें क्या होता है डायरेक्ट टैक्सेशन में क्या होता है कि आप प्रोपोर्शनैलिटी देखते हो। दैट मीन्स जो जितना रुपया कमा रहा है उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्स लगाया जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है जी, उसमें तो अमीर पर भी उतना ही टैक्स लगेगा जितना गरीब पर लगेगा। वहां पर कोई चीज़, जैसे आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, आपके माता पिता की इनकम है 10,000 रुपये या 20-25 हज़ार रुपये पर मंथ है, ठीक है। दूसरी तरफ एग्जांपल ले लो, एक बंदा है, उसके आराम से पेरेंट्स जो हैं वो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट, अच्छा खासा उनका इनकम है, उनकी कंपनी का टेन्योर अच्छा खासा है, मतलब पूरा टर्नओवर जो है वो अच्छा खासा है। तो ऐसे में आप मार्केट में जाते हो और एक बाथिंग सोप परचेज करते हो, ठीक है, तो आपको क्या अलग से आपको सस्ते में मिलने वाला है, या फिर जो इंडिविजुअल पैसे वाला है उसके लिए वहाँ पे महंगा होने वाला है? नहीं ना। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कहीं ना कहीं प्रोपोर्शनैलिटी वाला मुद्दा नहीं आता। तो ऐसे में डायरेक्ट टैक्सेशन की तरफ जाने की बजाय सरकार इनडायरेक्ट टैक्स की तरफ चली गई, जो कि अनफेयर साबित हो रहा है। एक तो ये, क्योंकि जीएसटी आप इंप्लीमेंट कर रहे हो, जबकि अभी तक भी डायरेक्ट टैक्स के लिए आपने कोई प्रॉपर मैनर में काम करना शुरू, देखो वैसे तो बातचीत हो रही है, कहीं ना कहीं इस चीज़ को आप कह सकते हो कि एक पाइपलाइन में है ये मुद्दा कि टैक्सेशन के लिए भी हम एक सेंट्रल पूल क्रिएट करें जीएसटी की तरह ही, जिससे कि टैक्सेशन पूरा कलेक्ट हो, कलेक्शन के लिए मैक्सिमम कोशिशें की जाए। जैसे कि आप देखते हो लाफर कर्व की बात करें कि आप टैक्सेशन की जो रेट है उसको रिड्यूस कर दो तो बेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लाफर ने ये कहा कि भाई अगर आप टैक्स रेट इंक्रीज कर दोगे तो इसका मतलब हो गया कि लोग जो हैं वो टैक्स को अवॉइड करेंगे देने से। तो बजाय इसके कि टैक्स रेट बढ़ाओ आप, तो उसकी बजाय आप टैक्स रेट को तो कम कर दो और लोगों को ज़्यादा कवरेज में लेकर के आओ। इससे क्या होगे कि लोग टैक्स देने से डरेंगे नहीं। तो ऐसा कुछ मुद्दे हैं जिन पे बातचीत चल रही है, पर फिर भी सरकार कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट टैक्स पे ज़्यादा रिलाई कर रही है। तो ये मैटर को और ज़्यादा वर्स कर देता है और ज़्यादा बिगाड़ देता है। तो प्रोपोर्शन ऑफ टैक्सेशन की अगर बात करो तो उसमें भी एक शिफ्ट देखना, एक तो डायरेक्ट टैक्स से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, एक मुद्दा तो ये, और दूसरा मुद्दा यहां पर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि जो टैक्सेशन जो लगना चाहिए, जो पहले लग रहा था, उस टैक्सेशन की बजाय अब ज्यादातर सेस में शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि आप देखो कि जो टैक्स अगर कलेक्ट किया जाता है जीएसटी के नाम पे, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो जीएसटी में तो भाई स्टेट्स का भी हिस्सा बनेगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको हिस्सा देना पड़ता है। और अगर सेस लगा दिया, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया, तो वो तो देखो एक्सक्लूसिव राइट हो जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। उस सेस में से कुछ भी शेयर नहीं करती है सेंट्रल गवर्नमेंट किसी के साथ में भी। हाँ, अगर प्रोविजन कुछ ऐसा कर रखा है, जैसे कि कॉम्पनसेशन सेस की बात करें, जीएसटी के अंडर में कॉम्पनसेशन सेस जो लगाया जाता है, उसमें प्रोविजन ही ये था कि सेस कंटिन्यू रहेगा, टैक्स के ऊपर टैक्स, जिसके चलते अगर राज्य सरकारों को उनकी रेवेन्यू में कुछ कमी का सामना करना पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तो ऐसे में उनको उनकी हेल्प कर दी जाएगी 2022 तक। तो वो तो कहीं ना कहीं कमिटेड था कि हाँ सेस इसीलिए लगा रहे हैं कि स्टेट्स के पास में पैसे की कमी हो तो उनको हेल्प कर दी जाए। पर जो दूसरे सेस जो सरकार लगा रही है, जो कि लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, आज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितनी रेवेन्यू आती है उसका लगभग 18% तो है वो सेस से इकट्ठा हो रहा है। तो उसमें क्या है जी, स्टेट्स का रोल खत्म हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में पूरी पावर रखती है। तो ऐसे में बोला अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म और ज्यादा प्रोमोट हो जाता है। अगर 2014 से लेकर अब तक की बात करें तो रेवेन्यू में अगर देखो तो 21% की ग्रोथ देखी जा चुकी है, और जीडीपी में जितना पहले टैक्सेशन के तौर पे इकट्ठा होती थी ना पैसा, उसका जस्ट डबल अब हो चुका है कलेक्शन, ठीक है, टैक्सेशन का। और उसमें सेस का बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि केंद्र सरकार अपने हाथों में रखती है। तो ऐसे में बार बार क्या बोला जा रहा है, अनकोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो ये एक मुद्दा आ रहा है। देखो, आप अगर कॉमन सिटीजन की बात करो तो हमें तो पता ही है कि हायर टैक्सेशन हर साल बढ़ता चला जा रहा है, टैक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पर वो ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है, केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार सेस के ऊपर खुद की कमांड रखती है।
इसके अलावा आप देखो कंबाइन इफेक्ट्स की बात करें इन प्रॉब्लम्स की, तो सारे स्टेट्स में कहीं ना कहीं ओवरऑल रेवेन्यू की बात करें तो कमी आ जाती है। फिर जी सीधी सी बात है, 100 रुपये में से आज तो चलो 90 रुपये तो टैक्स से आए हैं और 10 रुपये अगर सेस से आए हैं तो 90 रुपये का डेवोल्यूशन होगा। अगर इसी केस के अंदर अब 18 रुपये तो सेस से आए हैं तो 82 रुपीज़ आ गए आपके टैक्स से, तो डेवोल्यूशन कितने को होगा 82 रुपीज़ का। तो शेयर कितने डाउन हुए कि नहीं, एक तो 90 रुपये का डिवीजन हो रहा था, एक 82 रुपीज़ का ही डिवीजन हो रहा है। तो ऐसे में बोला स्टेट्स को रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। ऐसे में जो फिस्कल फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे फिस्कल फेडरलिज्म या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसका हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बोलो उस पर लगातार असॉल्ट किए जा रहे हैं, अटैक किए जा रहे हैं। देखो एक सिनेरियो जिसके बारे में बात की जाती है कि वन नेशन या वन स्टेट वन वोट मॉडल की बात की जाती है, जिसके तहत जीएसटी काउंसिल काम करती है। तो इस पर भी राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि एक तरफ एक स्टेट तो देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जितना टैक्स जाता है उसका 4 स्टेट्स तो देते हैं 45 रुपीज़, ठीक है, और बचे हुए 27 स्टेट्स दे रहे हैं 55 रुपीज़। तो आप इन 4 स्टेट्स के इक्वली इन 55 को वोटिंग राइट क्यों दे रहे हो जी? मतलब आप 31 इंडिविजुअल्स जो बैठ रहे हैं वहाँ पर अलग अलग स्टेट और यूटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव, आप सबको इक्वल वोटिंग राइट दे रहे हो। तो ऐसे में ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले के पास में भी उतनी ताकत है जितनी ताकत इधर है। तो ऐसे में इनके इंटरेस्ट को कौन प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये तो 4 ही रह गए। तो ये डिपेंडेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल पर या सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट पर, वो लोग ज़्यादा कुछ ना कुछ अपनी बात को मनवा लेंगे। और यही चीज़ अभी हो रही है, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पर राइटर दे रहे हैं कि अभी जो जीएसटी लगाने की बात आ रही है कोविड रिलेटेड टूल्स पे, इक्विपमेंट्स पे, तो उसमें यही है कि हम 4 स्टेट्स जो हैं ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं कि हमारी जनता के ऊपर टैक्स का बर्डन ज़्यादा नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी टैक्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करते हैं। बट दूसरी तरफ अगर आप देखो तो जो छोटे स्टेट्स हैं या 27 यूटी स्टेट्स हैं, उनमें से 19 ऐसे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई टैक्सेशन लगाना चाहिए, क्योंकि उनके यहाँ पर जनता के ऊपर ज़्यादा लोड है नहीं, बोला कि वहां से ज़्यादा टैक्सेशन का इतना आता नहीं है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट में 19 ज़्यादा वेटेज रख जाएंगे। अगर आप 31 की बात भी करते हो, लगभग 12 जने तो मना कर रहे हैं ये मानो कि टैक्सेशन मत लगाओ, पर 19 जने क्या बोल रहे हैं, टैक्सेशन लगाओ। तो वन स्टेट वन वोट मॉडल पे काम करती है जीएसटी काउंसिल। तो ऐसे में बोला एक डिसरप्शन आ जाता है, एक जो बैलेंस में काम करने की जरूरत है। जो स्टेट ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन लोगों को ज़्यादा से होना चाहिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पर यहाँ पर आपके दूसरा एक जस्ट ऑपोजिट एक ओपिनियन भी आ गया होगा कि हम अगर हमारे साथ के स्टेट्स के बारे में ही नहीं सोचेंगे, उनको ही अगर हम बूस्ट नहीं करेंगे, तो फिर बाद में कैसा स्टेट, कैसा फिर वो लोग कह देंगे कि कैसा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो कॉन्ट्राडिक्शन दोनों तरफ है, पर हमें ओपिनियन जानना है, ये ध्यान रखना, कहीं पर बायसनेस मत लेके आना दिमाग में, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा देखो कि 12 स्टेट्स ऐसे हैं जो कि 70% इंडियन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 12 स्टेट्स, उन्होंने तो ये कहा कि भाई टैक्स मत लगाओ हमारे लोगों के ऊपर, जो मैंने अभी बता दिया ना 31 में से 12, तो ये तो 70% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और 19 स्टेट्स जो कि केवल 30% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि कोविड प्रोडक्ट्स के ऊपर आप जीएसटी लगाओ। तो यहां पर एक इम्बैलेंस और देखने को मिलता है कि पॉपुलेशन 70% है, उसके बावजूद वो नंबर्स में 12 बन रहे हैं। तो ऐसे में इनको प्रॉब्लम हो रही है कि ये बोलते हैं कि हमारी जनता के ऊपर टैक्स मत लगाओ, पर 19 स्टेट्स अब स्टेट्स बन गए, चाहे पॉपुलेशन उनकी लाखों में ही हो, ठीक है। गोवा, सिक्किम, इनकी बात कर लो, तो वो ये कहते हैं कि भाई टैक्स लगना चाहिए। तो ऐसे में वेटेज किसको दें, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जीएसटी के काउंसिल में क्या है, हर एक स्टेट को एक वोट दिया हुआ है, समझ गए। तो इस चीज में दोनों कॉन्ट्राडिक्शन आप देख सकते हो कि एक तरफ जो है वो आपके पास में भाई पॉपुलेशन बेस ज्यादा है, आपके पास में टैक्स कलेक्शन क्यों नहीं होगा ज्यादा। दूसरी तरफ आप देखो तो जब छोटा स्टेट ही है और एक बड़ा स्टेट ही है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से वोटिंग राइट दे दो। बट वहां पर मुद्दा यह आ जाता है कि फिर तो जो बड़े स्टेट हैं वो फिर अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। तो आपको एक बैलेंस ही क्रिएट करना होता है, और इस बैलेंस में इस तरीके की चर्निंग चलती रहती है, आप पिसते रहते हो। और ब्यूरोक्रेट जो है ना, वो ये बैलेंसिंग पावर का ही काम करते हैं भाई, ये चीज़ ध्यान रखना। ये इशू हमेशा आएगा, आप दोनों मुद्दों को समझोगे ना, दोनों पार्टीज को फंसे पड़े मिलोगे और उसी का सोल्यूशन आपको निकालना है। सोल्यूशन हमेशा केवल बैलेंस होगा। आप एक तरफ एक्सट्रीम मत चले जाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगी, ना तो इंटरव्यू में ना आंसर राइटिंग में, क्योंकि आपको
दोनों तरफ से प्रोज एंड कॉन्स देखने को मिलेंगे अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो। ठीक है, तो पॉइंट यहां पर ये आ रहा है कि अभी ये जो 19 स्टेट्स हैं, बोलो वो ये वो स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है या फिर जो यूनियन गवर्नमेंट के साथ में अलायंस रखते हैं, तो ऐसे में वो कह रहे हैं कि जीएसटी के ऊपर जीएसटी लगा दो कोविड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो कह रही है तो थोड़ा सा पॉलिटिकल ओपिनियन हो गया, बट पॉपुलेशन वाला हम थोड़ा सा मुद्दा समझ सकते हैं। फिर बात आ जाती है कि ये जो मुद्दा है ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के पास में भेज दिया है, उन्होंने भी यही कहा है कि भाई कोविड-19 से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन तो थोड़ा बहुत लगना ही चाहिए। पर राइटर ये बोल रहे हैं कि कितने लोगों की जान जा चुकी है, आप वो भी तो कंसिडर करो। देखो, माइनॉरिटी राइट्स की बात करें, जो छोटे स्टेट्स हैं, तो ये हम जो बात कर रहे हैं, बोले ये मुद्दा ये नहीं है, पर हम तो खैर डिस्कस कर ही रहे हैं कि बोले माइनॉरिटी राइट से रिलेटेड ये कोई मुद्दा नहीं है हमारा। हम लोगों से टैक्स देते हैं, लोग जो है वो टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट टैक्स नहीं देती। तो टैक्स पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं, उनकी नीड्स क्या है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है, उनके हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर जीएसटी काउंसिल में हो जाता है स्टेट्स की पॉपुलेशन के हिसाब से और जीएसटी में कितना रेवेन्यू पूल कंट्रीब्यूट किया जाता है किसी भी स्टेट के द्वारा, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसे में फिर आप कर सकते हो एक बैलेंस्ड काम। पर उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन के बेसिस पे और जीएसटी कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे अगर इन 4 स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु और गुजरात की, तो यहाँ तो पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। फिर बाद में गोवा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, सिक्किम, हिमालयन स्टेट्स, इनकी बात को कौन रखेगा, कोई सुनेगा ही नहीं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक बैलेंस बनाने के हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी काउंसिल को बनाया गया था। बट आपके पास में सजेशन है कि ऐसा किया जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो ऐसे में कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स को तो बोल रहे हैं कि बोले फ्री करो, और बाकी फेडरल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए यूनियन गवर्नमेंट को एक बैलेंसिंग का रोल प्ले करने की जरूरत है, एक फेयर ऑर्बिटर की तरह काम करने की जरूरत है, अच्छी मध्यस्थता करने की जरूरत है। देखो, डायरेक्ट टैक्स पॉलिसी डिसीजन जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा लेजिस्लेट कर दिया गया। ठीक है, उसमें क्या था, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, कि जिस स्टेट में जितनी पॉपुलेशन साइज है उसको उतना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो क्यों आप 1 स्टेट 1 वोट फॉर्मूला पे अभी भी टिके हुए हो जीएसटी के अंदर? ये कहीं ना कहीं अनटेनेबल मेथड है, या फिर आने वाले टाइम पे धीरे धीरे हमें इसको हटाने की जरूरत है। तो ये कहीं ना कहीं हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव जानने की कोशिश की जीएसटी काउंसिल में जो भी कॉन्फ्लिक्ट रहते हैं स्टेट्स के बीच में और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है एंटीसिपेटरी गवर्नेंस। आर्टिकल लिखा गया है विक्रम सिंह मेहता के द्वारा। ये देखो, खुद इकोनॉमिस्ट हैं, कॉर्पोरेट अफेयर से एसोसिएटेड इंडिविजुअल है, ये सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के चेयरमैन है। ठीक है, अब इसमें ये बता रहे हैं कि देखो, कोविड-19 ने किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं है। दूसरी चीज़, ऐसे डिसरप्शंस अब आएंगे जिसकी कोई डाउट्स ही नहीं है, और हमें तैयार रहने की ज़रूरत है। चाहे दूसरी बीमारी आए या कोई दूसरा नेचुरल डिजास्टर आए, सुनामी आए, अर्थक्वेक आए, कोई साइबर अटैक आ जाए, या फिर 2 बड़े बड़े कंट्रीज यूएस चाइना के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा कोई मुद्दा आ जाए, या सोशली कुछ नया कुछ निकल के आ जाए। कहने का मतलब ये हो गया कि डिसरप्शंस बहुत सारे हैं, स्कोप बहुत सारा है, तैयार होने की ज़रूरत है। तो राइटर ये बोलते हैं कि हम कैसे इन चीज़ों को टैकल करें। बोलो, 2 तरीके की अप्रोच हो सकती है, एक तो प्रिवेंटिव और एक होती है मैनेजिंग। प्रिवेंशन का मतलब होता है कि पॉसिबल हो तो आप उस बीमारी को पहले ही ख़त्म कर दो, या फिर आप कहो कि सुनामी अगर आने वाली हो तो वहाँ से वेकेशन पहले से ही हो जाए, आप अपने आप को इतना तैयार कर लो, या फिर खुद को इतना रेजिलियंट कर लो कि अगर अटैक हो जाए, अगर साइबर अटैक हो जाए, अगर फिर से कोई बीमारी आ जाए तो आप फिर से उठ खड़े हो जाओ। तो ऐसे में आपको प्रिवेंटिव और मैनेजिंग दोनों अप्रोच बनाने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक एंटीसिपेटिव मैनर में काम करने की ज़रूरत है। दैट मीन्स आपको तैयार रहना है करंट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे कि फ्यूचर में अगर अनफोर्चुन सर्कमस्टांसेस क्रिएट होती हैं लाइक कोविड-19, तो ऐसे में हम कैसे काम करें। तो देखो, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोविड-19 को टैकल करना और इसमें वैक्सीन को डेवलप करना, यहां पर एक कोलैबोरेटिव अप्रोच देखने को मिल रही है। क्या वैक्सीन अकेली सरकार डेवलप कर सकती थी? क्या अकेली इंडस्ट्री डेवलप कर सकती थी? साइंटिस्ट अकेले डेवलप कर सकते थे, या एकेडमिक्स अकेले कर सकते थे वैक्सीन को डेवलप? जी बिल्कुल नहीं। जब ये चारों साथ में आए तो एक आप कहोगे कि कितने कम टाइम में एक कोलैबोरेटिव एफर्ट के बेसिस पे कितनी जल्दी वैक्सीन डेवलप हो पाया। तो एक जो मुद्दा है दैट इज कोलैबोरेशन, कि गवर्नमेंट को कंपनीज के साथ में कोलैबोरेट करने की जरूरत है, कंपनीज को भी एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करने की जरूरत है। इससे क्या होगा
ये हमारे पास में बेस्ट एग्जाम्पल है वैक्सीन प्रोग्राम का, कि जहां पर केंद्र सरकार के द्वारा सपोर्ट दिया गया फार्मा कंपनीज को, और सरकार ने जब सपोर्ट दिया तो वैक्सीन डेवलप हो गया। चलो ये केंद्र सरकार तक ही नहीं है, आप दूसरी तरफ जाकर के देखो, जिन जिन स्टेट्स में स्टेट गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया प्राइवेट सेक्टर वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे हॉस्पिटल हो चाहे कोई भी फार्मा कंपनी हो, कि भाई आप ओपनली जल्दी से जल्दी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करो, जिससे कि हम कोविड-19 से बचा सके हमारी जनता को। वहाँ पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। नहीं तो क्या होता, सरकार केवल ब्यूरोक्रेटिक चैम्बर्स में बैठी बैठी अपनी प्लान करती रहती, पॉलिटिक्स खेलती रहती, और ये बीमारी बढ़ती चली जाती। तो एक तो मुद्दा आ गया कोलैबोरेशन का। दूसरा ये कि अभी जो कोविड-19 का इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है, इसका असर कोई बाहर ही नहीं है। यहाँ पर आप देखोगे कि जितने भी कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनकी जो ग्रुपिंग थी, जो उनमें बोर्ड डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी अगर काउंटिंग देखोगे तो बड़ी कंपनियों में मोर और लेस 1 या 2 बंदों ने अपनी ज़िंदगी खो दी है कोविड-19 के चलते। तो ऐसे में लॉजिकल एक्सटेंशन की ज़रूरत है वहाँ पर, कि कैसे भी करके जो सेकेंड टीयर लेवल पे, मतलब अपर लेवल पे डायरेक्टर, और डायरेक्टर के नीचे जो दूसरे जो एम्प्लॉयज़ हैं या फिर दूसरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, की स्टेक होल्डर्स हैं, जिनको KMP बोला जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं की मैनेजमेंट पर्सनल्स। तो ऐसे में आप देखोगे कि इन सेकेंड टीयर को उठा करके यहाँ पर ले जा सकते हो, क्योंकि अगर सही से काम नहीं किया गया और अगर उन डायरेक्टर्स की वैकेंसीज को फुलफिल नहीं किया गया, अगर उनकी मैनेजमेंट पर्सनल्स की वैकेंसी को फुलफिल नहीं किया गया, तो ये जो हाउसेज हैं, कॉर्पोरेट हाउसेज, जो सही से काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कंपैटिबल भी बन रहे हैं। अभी जो कोविड-19 का जो जर्क लगा था लॉकडाउन फर्स्ट के टाइम पे, उसके बाद में रिकवर भी कर रहे हैं। तो उससे निकलने के लिए ये तरीका है। तो 2 तरीके से बोला कॉर्पोरेट हाउसेज को हम बचा सकते हैं, कोलैबोरेशन, और एक ये जो वैकेंसी हो गई है ना डायरेक्टर्स की, उनको बूस्ट करना। ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना कहीं सवाल आ जाते हैं, एथिक्स में एथिक्स में यह मेनली है कि कोविड-19 में ऐसा हो गया, क्या कर सकते हो। तो ऐसे में आपके पास में सजेशन आ गए हैं। देखो 2020-21 फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इकोनॉमी तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर गई, बट कंपनीज का अगर हमने देखा कितना ही कि कंपनीज कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करती हुई दिखाई दी है। जैसे कि अभी हम देखो ये जो बड़ी कंपनी, जो लिस्टेड कंपनीज है सेंसेक्स में, निफ्टी में, उनमें इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सेंसेक्स की रैंकिंग देखो 50,000 से भी ऊपर स्कोर कर रहा है कंटिन्यूअसली। तो ऐसे में इन्वेस्टमेंट भी लगातार आ रहा है, तो इन कंपनियों में बैलेंस बनना ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि HR के पास में जो डेटा अवेलेबल है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की भी तो बहुत ज़्यादा एक स्कैसिटी देखने को मिल रही है। 2 वजह से। एक वजह तो क्या हो गई कि जो काम करने वाले इंडिविजुअल्स हैं, वो कहीं ना कहीं इस कोविड-19 के चलते अपने घरों में पैक हो गए, काम करने का तरीका बदल गया। दूसरी चीज़ आप देखोगे कि कोविड-19 ने किसी को भी बख्शा नहीं है, ठीक है। जो एम्प्लॉयज़ रहे हैं इन कॉरपोरेट हाउसेस में काम करने वाले, उनको भी बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो देखो, आने वाली रिस्क जो भी हो, उसको मैनेज करना है या उसके लिए तैयार होना हमारे लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है वो सेकंड वेव के टाइम पे बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो राइटर यहाँ पे 2 सजेशन देना चाह रहे हैं, उन सजेशन पे ही सीधा चलते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मेरे पास हैं कि इंडियन कंपनीज को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है अपने रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की। क्योंकि देखो, वैसे तो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम उनके पास में है, पर है क्या कि वो जो करंट कंडीशन है, वो सिचुएशन को देखते हैं कि हाँ, अभी हमारे कैंपस में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। अगर वो आग लग जाए तो वो कैसे मैनेज किया जाएगा, हड़ताल हो जाए तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। तो वो लोकल क्वेश्चंस पे ही है, पर हमें अब थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझने की ज़रूरत है। अगर किसी कॉरपोरेट हाउस पे साइबर अटैक हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग का साइड इफेक्ट आ जाए, तो ऐसे में इन इंस्टीट्यूशंस को ऐसे मैकेनिज्म तैयार करने की ज़रूरत है जो कि इंटरसेक्टोरल बेसिस हो। ऐसा नहीं कि एक कंपनी जो है वो अपने डोमेन में ही फोकस कर रही है, अब दूसरी कंपनी के साथ में भी उनको कोलैबोरेट करना चाहिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। तो कोलैबोरेशन होना चाहिए रिस्क मैनेजमेंट में। एक तो राइटर ये पॉइंट बोल रहे हैं जो रिपीट हो रहा है, पर एक अलग पर्सपेक्टिव बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को रीडिज़ाइन करना चाहिए। दूसरा ये करने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट को भी नेशनल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के तौर पर एक कमेटी स्टैब्लिश कर देनी चाहिए। इसके तहत क्या होगा कि जो
सिविल सोसाइटी के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, या इंडस्ट्री से जो लोग बिलोंग करते हैं, उनका एक कमिटी में मेंबरशिप फिक्स हो और वो बैठ करके फिर डिस्कशन करें और सही तरीके से सजेशन दे सरकारों को और इन कंपनियों को। इसमें जो इंडिविजुअल्स जो सरकार में नहीं है, तो ऐसे में उनका जो ज्ञान है, उनकी जो बुद्धिमत्ता है, इंटेलेक्ट है, उनको भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। और इसमें दो नाम यहाँ पे सजेस्ट कर रहे हैं। बोला एक तो अजीम प्रेम जी और एक नंदन नीलेकणी। बोला इस तरीके की एक कमेटी सरकार के द्वारा स्थापित की जानी चाहिए, तब जाकर के सही बैलेंस में आप काम कर पाओगे। ठीक है। और ये कमेटी जो है एक नॉन पार्टीशन मैनर में काम करनी चाहिए और इसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एक एक्ट का जो कि पार्लियामेंट से पारित हो। दैट मीन्स यहां पर नॉन पार्टीशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से यूं नहीं हो कि हाँ इसको फेवर करना है, इसके अगेंस्ट में जाना है। नहीं नहीं, नॉन पार्टीशन इंश्योर होना चाहिए। फिर से एथिक्स का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ऐसे में तब जाकर के हम कुछ फ्यूचर के आने वाली प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए, एंटिसिपेट करते हुए आप बैलेंस बना सकते हो। ठीक है। एक तरीके से फ्यूचर पर्सपेक्टिव में इन प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकते हो। तो ऐसे में मल्टी डायमेंशनल, मल्टी सेक्टोरल और पॉसिबली मल्टीनेशनल लेवल पे प्लानिंग होनी चाहिए। आज कोरोना को अगर रोकना है, क्या एक अकेला देश रोक सकता है? नहीं, सभी देश एक साथ लड़ाई कर रहे हैं, तब जाकर के कोरोना थोड़ा सा कंट्रोल में आ रहा है। नहीं तो अगर एक भी देश में एक भी केस है, तब तक कोई सेफ नहीं है। ये देखो यहां पर, नो वन इज सेफ एनीवेयर अनलेस एवरीवन इज सेफ एवरीवेयर। ये कोरोना के लिए कोटेशन लिख लो, ये कोटेशन काम आ जाएगी कि कॉमन सेइंग है, नो वन इज सेफ एनीवेयर अनलेस एवरीवन इज सेफ एवरीवेयर। समझ गए? ऐसे कैसे ऐसे राइटिंग में कहीं पे काम आ सकता है, लिख लो इसको। तो गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट बॉडी, सिविक सोसाइटी, सबको साथ में आने की जरूरत है और एक कोलैबोरेटिव एंटीसिपेटरी गवर्नेंस की जरूरत है। ठीक है। तो चाहे वो आप कॉमन वे में देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ 7 ईयर रिपोर्ट कार्ड। आर्टिकल को लिखा है अशोक गुलाटी जी ने। अशोक गुलाटी जी एग्रीकल्चर से ज़्यादा एसोसिएशन रखते हैं और वैसे ये इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर हैं एग्रीकल्चर एट आई क्रायर के अंदर। ठीक है। तो ये इनका डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली यहाँ पर देखो यूपीए और एनडीए को कंपेयर कर रहे हैं। हमें यूपीए एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना है ईयर वाइज, एक लॉन्ग टर्म में अगर हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट देखें और जो अलग अलग पर्सपेक्टिव है उनको देखें, तो वो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। 7 साल हो गए इस साल को, इस पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि क्या हाल चल रहा है। सबसे पहला इंडिकेटर इनको इकोनॉमी का जीडीपी। बोला जीडीपी 8.4% की रेट से ग्रो कर रही थी 2000। आप देखोगे इसमें पर्टिकुलर यूपीए गवर्नमेंट की टाइम की बात कर लो। ठीक है। तो यहाँ पे टेन्योर देख सकते हो आप। यूपीए गवर्नमेंट की अगर बात करो शुरुआती 7 साल, तो 2004 से लेकर के 2011 तक आप मान के चलो कि इंडियन इकोनॉमी जो थी, 2009 तक मानो क्योंकि सब प्राइम क्राइसिस आ गए थे फिर। ठीक है। तो 2009 तक मानो 8.4% की रेट से ग्रो कर रही थी शुरुआती 7 सालों में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी। और अभी कितना ग्रो कर रही है? कोविड-19 को अगर हटाओ तो 2014 से लेके और 2019-20 तक इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 6.8% से, जो कि और ज़्यादा क्राइसिस में चली गई जब से कोविड-19 आया है और इकोनॉमी एवरेज कितनी हो गई? 4.8%। चलो आप एक्सक्लूड करो अगर कोरोना को, तो भी कहीं ना कहीं 8.4% से 6.8% बहुत कम है। मतलब इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से 2004 से 9 का पीरियड अच्छा था एज कंपेयर टू 2014 टू 2019-20। ओके। और अगर हम टारगेट करते हैं $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का 2024-25 तक, तो बोला और कुछ अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं बनने वाला है। एक पॉइंट हो गया। फिर बात आती है इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन में पिछले 7 साल बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए एज कंपेयर टू शुरुआती 7 साल ऑफ मनमोहन सिंह सरकार। ठीक है। तो ऐसे में अभी सीपीआई की बात करो, रूरल अर्बन कंबाइन की बात करो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की अगर बात करो, तो वो 4.8% परफॉर्म कर रहा है, जो कि आरबीआई को टारगेट दिया हुआ है ना 4 ± 2% वाला, उस रेंज के अंदर। मतलब 2 से 6% तक की इन्फ्लेशन रखी जा सकती है। इसी को टारगेट करके काम करना था, तो अभी चल रहा है 4.8%। दैट मीन्स रेंज में है। जबकि मनमोहन सिंह जी की सरकार के टाइम पे 7.8% तक ये इन्फ्लेशन का लेवल बढ़ चुका था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन देख सकते हो। और दूसरी तरफ अगर आप देखो कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है, इनके पास में फॉरेक्स रिजर्व की बात करो तो वो भी बहुत ज़्यादा है। कि जब 2014 की बात करें
तो उस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे यहाँ पर हुआ करता था 313 बिलियन डॉलर्स का, जो कि बढ़कर के अभी कितना हो गया 593 बिलियन डॉलर्स। ठीक है, तो ऐसे में अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे है, हाईएस्ट लेवल पे है अभी फॉरेक्स रिजर्व की बात करें। अब राइटर बोलते हैं देखो जी मेरा तो मेन इंटरेस्ट है एग्रीकल्चर, फूड, इनसे एसोसिएटेड आर्टिकल भी इनके इससे से रिलेटेड आता है। जब फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा था तो बहुत सारे आर्टिकल्स आए थे अशोक गुलाटी जी के। तो एग्री फ्रंट की अगर बात करें तो एनुअल एवरेज ग्रोथ अगर बात करें तो 3.5% की ग्रोथ रेट देखी गई है पिछले 7 सालों में, अगर एग्रीकल्चर की बात की जाए तो। ठीक है, जिसमें मेन चीज जो है वो ये कि जैसे सब्सिडी देना, जो आप कहोगे ना जैसे एक तरीके से खर्चा जो सरकार करती है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जो किया जाता है एग्रीकल्चर को एक तरीके से इंप्रूव करने के लिए, जिसमें फूड, फर्टिलाइजर सब्सिडी ये देना, तो लगभग 6.52 लाख करोड़ की सब्सिडी दी है। दूसरी तरफ फूड ग्रेन का अक्यूमुलेटेड स्टोरेज की बात करो तो 100 मिलियन टन हो चुका है सरकार के पास में, जो कि पिछली बार की सरकार के कंपैरिजन में ज्यादा है। तो कहने का मतलब फूड स्टॉक और जो सब्सिडी प्रोवाइड करनी है वो ज़्यादा से ज़्यादा। इसका मतलब क्या आ गया जी, यहाँ पर एक वेलफेयर अप्रोच आपको देखने को मिल रही होगी कि सरकार जो है वो वेलफेयर की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है, अगर वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सिडी को देखा जाए, सब्सिडी में सपोर्ट जो दिया जा रहा है। बट इन्हीं राइटर्स का ये क्या कहना होता है कि सब्सिडीज को आप बंद करो, लोग जो हैं रेकलेसनेसली, बहुत लापरवाही के तहत, लापरवाही के चलते पानी को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक है, पानी का दोहन कर रहे हैं, क्योंकि बिजली सस्ती में मिल जाती है, फ्री में मिल जाती है, तो क्या होता है जी, वो बिजली का पंप चला देते हैं, पानी निकलता रहता है। एक बकेट पानी से काम चल जाए, वहाँ पे 10 बकेट जब तक नहीं निकले तब तक वो बंद ही नहीं करते पंप को। तो बोला वहाँ पर सब्सिडी बंद करने की ज़रूरत है। अशोक गुलाटी जी का खुद का सजेशन है, बट खैर हम तो डेटा पे बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो 6.52 लाख करोड़ रुपए तक की तो स्पेंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जा चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2021 वाले में। 100 टन तक का आपको देखोगे स्टॉक हो चुका है। ऐसे में अगर दूसरी तरफ देखें तो एक्सपोर्ट की बात करें, ठीक है, एक्सपोर्ट की अगर बात करें ना एग्रीकल्चर की, वो पुअर परफॉर्म रहा है। मतलब सब्सिडी अच्छी है, स्टॉकिंग अच्छी है, पर एग्रीकल्चर बेस्ड एक्सपोर्ट है ना वो अच्छा नहीं है। 2013-14 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हुआ था 43 बिलियन डॉलर्स का, अभी तक भी पिछले 7 सालों में यहां तक अभी नहीं पहुंच पाए हैं। इसका मतलब पीक था 43 बिलियन डॉलर्स एग्री एक्सपोर्ट की बात करें तो वो लगातार अभी डाउन है। पर हां एक चीज ठीक है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये सरकार फेल नहीं हुई है। फिर बात आ जाती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में अच्छा काम किया है। एक तो ये कि 720 बिलियन यूनिट पर एनम, मतलब एक साल में 720 यूनिट पर एनम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ करती थी 2013 तक अगर बात की जाए तो, जो कि बढ़कर के कितनी हो गई 1280 बिलियन यूनिट पर एनम। एक साल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। रोड कंस्ट्रक्शन की बात करो तो पहले पहले जितनी रेट थी, ठीक है, 2013-14 तक की रेट थी रोड कंस्ट्रक्शन की, उसके कंपैरिजन में 30% ज्यादा स्पीड से रोड कंस्ट्रक्ट हो रही है और ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब आ जाओ सोशल सेक्टर में। सोशल सेक्टर में देखो, वैसे तो 2011 के बाद में सेंसस हमारे पास में अवेलेबल नहीं है, और एनएसएसओ का जो कंजम्पशन सर्वे है जिसके बेसिस पे यह पता पड़ता है कि लोग किस लेवल पे अपनी लाइवलीहुड को अर्न कर रहे हैं और क्या उनका रहने का स्टैंडर्ड है, उसका खैर पता अभी हमें नहीं पड़ रहा है। पर फिर भी अगर इंटरनेशनल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि 2011 में परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वर्ल्ड बैंक ने यह कहा कि $1.9 पर डे अगर कोई इनकम कर रहा है तो मतलब वो गरीब नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2015 में लगभग 13.4% जो पॉपुलेशन है इंडिया की वो एक्सट्रीम पोवर्टी में थी, जो कि 2011-12 में 21.6% हुआ करती थी। दैट मीन्स सोशल वेलफेयर में भी देखो गरीबी को घटाया गया है। ये चीज आप एकदम क्लियर समझ सकते हो। इसके अलावा 3 की इंडिकेटर्स हम ले सकते हैं कभी भी किसी भी अगर परफॉर्मेंस को असेस करना हो किसी भी सरकार के लिए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो नंबर 1 आ जाता है नरेगा। नरेगा के अंदर आपको पता ही है लोगों को रोजगार मिलता है। तो शुरुआती 5 सालों में जितना काम मिला या जितना फंडिंग दी गई नरेगा को, उसके कंपैरिजन में अगर अभी की बात करें एक तरीके से अभी देखो 2014 के बाद में, तो उसमें आप देखोगे फंडिंग ज्यादा दी गई है। 200 करोड़ रुपए की बात करो तो यह आपको मिलेगी शुरुआत में जब नरेगा आया था 2005 में आया था लगभग, ठीक है। तो 230 करोड़ तक का अप्रोच अचीव कर लिया गया है। तो एक तो नरेगा में फंडिंग एलोकेशन की बात करो। दूसरी बात आ जाती है
इंदिरा आवास योजना नाम से स्कीम चल रही थी, जिसको अब नाम बदल के कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो इंदिरा आवास योजना के तहत जितने मकान बनाए गए थे उसके कंपैरिजन में अब और ज्यादा स्पीड से मकान बन रहे हैं प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत। तो दूसरा मुद्दा आ गया ये आपका सोशल वेलफेयर का। तीसरी बात आ जाती है ओपन डेफिकेशन की बात करो, तो ओपन डेफिकेशन में की बात करें तो 2014 में 2 अक्टूबर को जब स्वच्छ भारत मिशन यूज शुरू किया था, उस टाइम पे 38.7% ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया था, जो कि 2019 आते लगभग 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया, जो कि कमेंडेबल है, जो कि वाकई में काबिल तारीफ है। इसके बारे में भी हमें मेंशन करने की जरूरत है। तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद में इतना अचीव करना, देखो जीडीपी एक पॉइंट है, हम मानते हैं कि आप देखते हो कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बताता है, पर अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जितने भी हमने पूरा डिस्कशन किया उन सभी में अगर आप देखोगे तो उन चीज़ों में कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है करंट रिजीम। बट पॉइंट ये आ जाता है, आपको केवल और केवल डेटा काम करना है, डेटा यूज लेना है। शायद ही कोई क्वेश्चन बने कि प्रीवियस रिजीम से आपको ये कंपेयर कराए। हाँ, सवाल ये बन सकता है कि 2001 से लेकर 2010 का दशक और 2011 से लेकर के 2020 तक का दशक, इसमें आपको क्या कंपैरिजन दिखाई देता, उस पॉइंट में आपके ये हेल्प कर जाएंगे। ठीक है ना। तो ऐसे में राइटर एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइज करने की बहुत कोशिशें की हैं, मतलब गरीबी भी हटी है, टॉयलेट्स भी बने हैं, नरेगा में जॉब्स भी क्रिएट हुई हैं, पर जीडीपी ग्रो नहीं कर पाई, ये एक बात ठीक है। तो ऐसे में सरकार को वेलफेयर अप्रोच की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि वेलफेयर ओरिएंटेड सरकार रही है, ना कि रिफॉर्मिस्ट सरकार रही है। ठीक है। तो अब पॉइंट यही आ जाता है, सवाल बहुत है। और दूसरी तरफ कोविड-19 आकर के पूरी और बीमारियां कर चुका है, बहुत ज़्यादा करे। अभी आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा इकोनॉमी को एकदम जर्क दे चुका, झटके दे चुका है। तो ऐसा में इकोनॉमी को बाउंस बैक करने में भी कोशिशें की जा रही है। एक तरफ जहाँ पर ये बोला जाता है कि सेंसेक्स में जो एक बूम है, बोलो वो कहीं ना कहीं एक बबल है जो बर्स्ट हो जाएगा आने वाले टाइम पे, बट सेंसेक्स में लगातार पैसा आ रहा है। और आज फॉरेक्स देखो कितना है हमारे पास में, 500 से भी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स, जो कोई ज़माने में जब हमारे एलपीजी पॉलिसी इम्प्लीमेंट की गई थी, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, तब क्या हाल था वो आप जानते ही हो। तो ऐसे में वही बात है कि पॉलिसी मेकर से बूस्ट कर रहे हैं एमएसएमईज को, हेल्थ को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनको बूस्ट करने के लिए रूरल रीजन में। तो ऐसे में देखो बात ऐसी है, हमें एक प्रॉपर एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है सरकार की तरफ से। ठीक है। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते। पॉइंट ये था सारा का सारा इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी तो और चीज़ें आपको पता है कि कितनी ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स है दोनों सरकारों के अपने अपने। ठीक है। क्योंकि वो कोalition गवर्नमेंट थी, ये एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट मान के चल सकते हो। वैसे तो एनडीए के नाम पे कर रही है रूलिंग, पर वही चीज़ है, मेन तो पावर बीजेपी के हाथ में है ना। तो पर वो चीज़ें भी हमें पर्सपेक्टिव में रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। फाइनल आर्टिकल है सीज द मॉनसून। इस आर्टिकल में सिंपल सा बताया हुआ है, देखो कि जीडीपी तो फॉल कर गई, पर एग्रीकल्चर सेक्टर 3.6% से ग्रो कर गया। तो अकेला इकलौता ऐसा सेक्टर जो कि इकोनॉमी के कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद प्लस में गया है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर रहा है। देखो अब की बार तो ड्रॉट्स भी नहीं थे, तो ऐसे में फ़ायदा रहा। अब की बार तो प्रॉब्लम क्या थी जी, इकोनॉमी को रोकने की वजह कोविड-19, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपने क्या किया, इकोनॉमी को रोक दिया। बट एग्रीकल्चर से रिलेटेड अलाइड जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें आपने लॉकडाउन का कोई इम्पैक्ट जाने नहीं दिया। तो ऐसे में क्या रहा कि लगातार कहीं ना कहीं अच्छा परफॉर्म कर गई एग्रीकल्चर हमारे कोविड-19 के पीरियड के टाइम पे भी। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करें तो देखो अभी पिछले 2 साल तो हो ही गए हैं, अच्छा मानसून आते हैं, और तीसरा भी एक्सपेक्टेड है कि अच्छा खासा परफॉर्म कर जाएगा। तो राइटर इसी चीज़ को बोल रहे हैं, इसी चीज़ को बोले ग्रैब कर लो। देखो मानते हैं कि गाँव में अब की बार कोविड-19 की केसेस बहुत हैं, पर वो रिकवरी भी बहुत है, आप डिक्लाइन कर रहे हैं केसेस। तो खरीफ सीजन शुरू होगा, बुआई अब शुरू होने वाली है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आप गाँव की तरफ एक बार नज़र डालो। मिड जून से बुआई शुरू हो जाती है और 5-7 दिन की बात है। ऐसे में तो एग्रीकल्चर को हमें मेन कॉन्सेप्ट पे रखने की ज़रूरत है। गुड मॉनसून को हमें वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा मॉनसून आ रहा है, उसमें ध्यान दो। इसका मतलब ये हो गया मन्ना फ्रॉम हेवन, दैट मीन्स कुछ अच्छा होने वाला है, एक सडन हैपनिंग होगी जो कि हमारे लिए अच्छा फॉर्चून लेकर के आएगी, अच्छा भाग्य लेकर के आएगी। आज राइस और व्हीट कल्टीवेशन हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है ना, तो बोला उसको आप डाइवर्ट करो, ध्यान दो आप पल्सेस पे और ऑयल सीड पे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस भी राइज हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप न्यूट्रिशनल वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑयल सीड में से जब ऑयल निकलता है तो वो भी कहीं ना कहीं जो फैट रिक्वायरमेंट होती है बॉडी को, वो भी आप पूरी कर सकते हो। क्योंकि राइस और व्हीट का जो स्टॉक है वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में
मतलब 100.62 मिलियन टन से भी ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो चुका है। तो ऐसे में बोला है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन की तरफ लेके जाने की ज़रूरत है, जिसमें पल्सेस और ऑयल सीड के लिए एमएसपी डिक्लेयर करो सबसे पहले, और कम से कम एक फिक्स रेट तो कर दो कि इतने रुपए में तो आपका प्रोड्यूस बिकेगा ही। तो फार्मर्स ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करेंगे और वो पैसा फिर इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर देंगे अब ऑयल सीड और पल्सेस के अंदर। ठीक है, जैसे कि चने की बात करें, ठीक है, चना जिसको चिकपी बोला जाता है, और मस्टर्ड की बात करो, ये रबी सीजन में होते हैं दोनों के दोनों। हार्वेस्टिंग हो गई रबी सीजन की अभी अब मार्च अप्रैल में, तो बोलो उनको फार्मर्स को बहुत फायदा मिला है। तो सिमिलरली खरीफ सीजन में आप देखो सोयाबीन, ग्राउंडनट या कॉटन, इनके लिए भी आप प्रोमोटिव स्टांस, मतलब एक तरीके से कोऑपरेटिव स्टांस, या फार्मर्स को आप एक तरीके से एनकरेज करो कि खरीफ सीजन में भी आप ऑयल सीड और पल्सेस पे रिलाई करो, और एमएसपी फिक्स कर दोगे तो उनके लिए और बेनिफिशियल हो जाएगा। तो पैडी और वीट की देखो शॉर्टेज नहीं है, आज वो टाइम बीत चुका है जब रोटियों के लाने पड़ रहे हो। आज हमारे पास में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट भी अवेलेबल है। तो ऐसे में कोई भी भूखा तो नहीं मर रहा है, पर अब हमें फार्मर्स को भी रेम्यूनरेटिव प्राइसेस अवेल कराने की ज़रूरत है, और साथ में जो लोगों की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको भी अप करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में सरकार के लिए एक ऑप्शन अच्छा है कि अब इस टाइम पे नई ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ हम कदम बढ़ाएं, और ऐसे में न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंप्रूव होगी। तो फायदा क्या होगा, एनवायरमेंटल गोल, क्योंकि आपको पता है कि जब पल्सेस की क्रॉपिंग होती है तो पल्सेस जो हैं वो फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं सॉइल की को। ठीक है, तो ये पॉइंट थे सारे जो हमने डिस्कस किए। तो वीडियो में देखो डिस्कशन तो हमने बहुत लेंथी किया है। एक पॉइंट लास्ट में मैं बताना चाहूँगा, ध्यान रखें आप, कि कल परसों न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के बीच में एक टेस्ट मैच चल रहा था, मतलब ड्रॉ हो गया वो। उस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की तरफ से डेब्यू किया है एक इंडिविजुअल जिसका नाम है ऑली रॉबिन्सन। उस बंदे ने टोटल 7 या 8 विकेट लिए हैं पूरे टेस्ट मैच में। आपको पता है उसके साथ क्या हुआ, उस बंदे को सस्पेंड कर दिया सारे क्रिकेट के फॉर्मेट से। वजह कि 2012-13 के टाइम पे, 13-14 के टाइम पे जब वो टीनेजर था, उस टाइम पर उसने रेशियल और सेक्सियस्ट कमेंट ट्वीट कर दिए थे, और उन ट्वीट्स के बारे में जब खंगाला गया इंग्लैंड का जो क्रिकेट बोर्ड है उसके द्वारा, ईसीबी के द्वारा, तो पता पड़ा कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी वाला है। तो ऐसे में उसको सस्पेंड कर दिया कि आप कोई क्रिकेट मैच नहीं खेलोगे। तो ये बताने का मेरा मतलब मेन जो पॉइंट है वो ये कि आप भी इन चीज़ों से बचो। ठीक है, सोशल मीडिया को जुडिशियसली यूज़ करो, वहाँ पर हर कुछ अपनी इमोशंस को, और आप एक ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हो तो आपको तो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये गाइडलाइंस 2012-13 में आ चुकी हैं कि अब अगर कोई भी गवर्नमेंट जॉब में कहीं पर भी जाता है तो उसके बारे में पूरी बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि कैसा बिहेवियर रहा हुआ है, क्या सोचता है, कैसे सोशल मीडिया पे एक्टिविटीज़ कर रहा है, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। ठीक है, तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।